ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमको यूनिट और मेजरमेंट करना है कंप्लीट। ओके, तो बेसिकली यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग सीखेंगे क्या। देखो, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको स्पेलिंग्स कुछ गलत है जल्दबाजी में, ठीक है। ये है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स में जो सबसे पहले जरूरत होती है वो मेजरमेंट की होती है। क्यों जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की? सपोज मान लो मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। तुम क्या करो, एक तो लो तुम नॉर्मल वाटर, एक कंटेनर में लो तुम थोड़ा वार्म वाटर, है ना, थोड़ा कुनकुना पानी, और एक में लो ठंडा पानी, कोल्ड, ठीक है। अब तुम एक बार इसमें वार्म वाटर में तुम फिंगर डिप करो, ठीक है। उसके बाद तुम नॉर्मल पानी में डिप करो तो तुम्हें नॉर्मल पानी कैसा लगेगा? कोल्ड। फिर तुम एक बार कोल्ड वाटर में फिंगर डिप करके उसको नॉर्मल वाटर में डालो तो अब की बार तुम्हें कैसा लगेगा? वार्म, ठीक है। तो हमारे सेंसेस हमें सही जवाब नहीं देते। वो हमारे सेंसर्स, जो बॉडी के सेंसर्स हैं, वो रिलेटिव हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछता कि ये पानी कैसा है, तो तुमने पहले वार्म वाटर में फिंगर डिप करके इसमें लाए तो तुम बोलते कोल्ड, और तुम अगर कोल्ड से नॉर्मल में डालते तो तुम बोलते वार्म। तो हमको समझ में नहीं आता। तो हमको क्या जरूरत है? अगर मुझे ये पता होता भाई इसका टेम्परेचर मेरे पास है 40 डिग्री, इसका टेम्परेचर है मान लो 2 डिग्री, और इसका टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री, ठीक है, तो मैं आसानी से बोल सकता था ना इसमें भाई ये ठंडा पानी है, ये थोड़ा गर्म है, और ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का है। तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी है तो हमें नापना जरूर आना चाहिए, मेजरमेंट करना जरूर आना चाहिए। सपोज हमको एक रॉकेट को स्पेस में भेजना है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए ना, तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स के अंदर हमको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये चैप्टर पूरा मेजरमेंट के बारे में बताता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं ना। मेजरमेंट क्या होता है वो तुम्हें अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हम बात करेंगे मेजरमेंट की। फिर ये एक अलग कहानी है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। ये क्या है हम उसको बाद में देखेंगे। और ये जो लास्ट है ये है एरर एनालिसिस। फिजिक्स बोलती है तुम कुछ भी मेजर करते हो वो तुम एक्यूरेसी से कर ही नहीं सकते, तुम्हारे मेजरमेंट में हमेशा गलती होगी। तो यहाँ पर हम बात समझेंगे मेजरमेंट में गलती की। तो ये टोटल चैप्टर है मेजरमेंट का, और डायमेंशन एनालिसिस है, और इसमें एरर एनालिसिस है। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अपन अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हमारी सबसे पहले इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल क्वांटिटी। देखो, हमारे आसपास जो हम चीजें देखते हैं क्या हम सबको मेजर कर सकते हैं? नहीं। जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर पाए उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। तो क्वांटिटीज which can measure are known as physical quantity। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक रूम की लेंथ है, रूम की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, तो रूम की लेंथ जो है इट इज फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कोई खुश है, मान लो कोई बहुत खुश है तो वो हैप्पी है, तो हम हैप्पी कितना हैप्पी है हम कंपेयर नहीं कर सकते। दो इंसान खुश हैं, कौन कितना खुश है ये हम नाप नहीं सकते, तो उसको मेजरमेंट में नहीं ले सकते। तो हैप्पीनेस जो है इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? दोज कैन बी मेजर। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है।
एक फंडामेंटल्स और एक ड्राइव। तो भाई अगर मैं दुनिया में जितनी भी नापने वाली चीजें हैं सबके लिए अगर मैं एक यूनिट बना दूं, उसको एक नाम दे दूं, तो फिर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी, यानी हमारे लिए तो फिर इतनी सारी चीजों को याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उनको तो हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनके बनती हैं उनको बोलते हैं ड्राइव। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, विच आर independent of any other physical quantities। ओके, ड्राइव कौन सी है? जो फंडामेंटल से बनती हैं, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अभी मैं तुम्हें इनके एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे ना कुल मिलाकर के हमारे पास 9 है, ठीक है, 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी बात हम आगे करेंगे अभी। तो ड्राइव के जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, अगर तुम देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, किस किस पर? एक तो डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब लेंथ पर, और टाइम पर। तो ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो लेंथ और टाइम पर। तो ये लेंथ और टाइम से ड्राइव्ड है। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, है ना, ये सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हम आसपास जिन भी चीजों को देखते हैं उनमें से जिनको हम नाप सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम नाप सकते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो विच कैन बी मेजर। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है ड्राइव्ड और एक होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन ड्राइव्ड जो होती है वो फंडामेंटल से हम ऑब्टेन करते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम अब देखो मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेजरमेंट एंड यूनिट। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट। देखो मान लो एक मेरे पास एक मैंने लाइन खींची पेपर पर ए बी। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं एक लेंथ ले लेता हूं, ये मैंने कोई लेंथ ले ली, इसको कोई नाम दे देता हूं, कोई भी नाम दे देता हूं। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम देता हूं, मान लो एक मैन नाम दे। अब मैं ए से बी तक की लेंथ को मैन के टर्म में नापता हूं। तो एक मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, 6 मैन, या 5 के बाद कुछ मैन आए, मान लो 6 आ गया, तो 1 2 3 4 5 5.6। तो ए बी जो लेंथ है वो मैं बोलूंगा 5.6 मैन। ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी थी, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने एक लेंथ और ली, उसको एक स्पेशल नाम दिया, मैन, एक मैन नाम दे दिया। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हो गया। ठीक है,
तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, हमने देखा ना ए बी कितने मैन के बराबर है, तो हमने इसको कंपेयर किया, तो इट इज कंपैरिजन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करने की प्रोसेस का नाम होता है मेजरमेंट, ठीक है। और जो तुमने स्टैंडर्ड यूज किया हुआ है उसका नाम हो जाएगा इट इज यूनिट, ये यूनिट ऑफ लेंथ हो गई। बात समझ में आ गई? तो मेजरमेंट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, और वो जो स्टैंडर्ड है दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट, ओके। तो मेजरमेंट क्या हो गया? इट इज प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, comparison of any physical quantity with its standard is known as measurement, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके स्टैंडर्ड क्या क्या है? जैसे मिलीमीटर इसका स्टैंडर्ड है, सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड है, मीटर इसका स्टैंडर्ड है, किलोमीटर इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। हमने एक पर्टिकुलर लेंथ को मिलीमीटर का नाम दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, एक उसके 10th पार्ट 10 टाइम को हमने 1 सेंटीमीटर नाम दिया हुआ है ना। यानी 1 सेंटीमीटर जो होता है इट इज इक्वल टू 10 मिली, अरे क्या हो रहा है, इट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही जो 1 मीटर है इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। 1 किलोमीटर जो है इट इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये बात हो गई मेजरमेंट और यूनिट की। कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तुम समझ गए होंगे कि मेजरमेंट क्या होता है और यूनिट क्या होती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने ये फिजिकल क्वांटिटी कर लिया, यूनिट मेजरमेंट कर लिया। इसके अलावा यूनिट जो है ना, यूनिट भी 2 टाइप की होती है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास 2 टाइप की है, तो यूनिट्स भी 2 टाइप की होंगी। एक फंडामेंटल, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हैं, और जो ड्राइव्ड की है उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हो जाएगी सेकंड, है ना। तो ऐसे 9 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट जैसे अगर तुमको बोलूं मैं न्यूटन, है ना, न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई। अब शुरुआत में सब देशों ने अपने अपने सिस्टम बना लिए थे मेजरमेंट के, तो उनमें से बहुत सारे बने, लेकिन मैं उसमें हम 3 की बात करते हैं ना। एक है CGS, एक MKS और एक FPS, ठीक है। CGS में लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। CGS में लेंथ को हम नापते हैं सेंटीमीटर में, मास को हम नापते हैं ग्राम में, और टाइम को नापते हैं सेकंड में। MK सिस्टम में लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में। FPS में हम लेंथ को नापेंगे फुट में,
मास को नापेंगे पाउंड में और टाइम को नापेंगे सेकंड में। अभी भी तुम जो केक लेने जाते हो उसको पाउंड में नाप कर ही देता है वो। तो FPS सिस्टम ये ब्रिटिशर्स का चलाया हुआ सिस्टम था। अब सब देशों में अलग अलग सिस्टम चल रहे थे, तो फिर एक सारे कंट्रीज ने मिलकर के इंटरनेशनली एक मीटिंग ली और सबने डिसाइड किया कि हम सारे के सारे एक ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो इवॉल्व हुआ SI यूनिट का, ठीक है ना। SI यूनिट जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट का सिस्टम है। अब सारी कंट्रीज इसी को फॉलो करती हैं। ये एक्चुअली में MK सिस्टम को ही थोड़ा मॉडिफाई करके SI सिस्टम बनाया हुआ है। तो SI सिस्टम जो है वो अब हम यूज करते हैं, सारी कंट्री उसी को अब यूज करती है, ठीक। अब SI सिस्टम की कुछ SI सिस्टम में देखो हम बात करेंगे SI सिस्टम की। SI सिस्टम में टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सीरियल नंबर, उसकी यूनिट और उसका सिंबल और उसकी डेफिनेशन। तो टोटल 9 हमारे पास SI सिस्टम के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जैसे लेंथ हो गया, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, और क्या छूट गया? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया। एक है तुम्हारे पास प्लेन एंगल, ये बाद में जोड़े गए इसलिए इसको सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, और एक सॉलिड एंगल। एक और क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट है मीटर, इसका सिंबल है M, वो डेफिनेशन अभी बताता हूँ। मास का है यूनिट है किलोग्राम, केजी में डिनोट करेंगे। टाइम का है सेकेंड, ऐसे बताएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, MOL से दिखाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है एम्पियर, कैपिटल A से दिखाएंगे इसको। टेम्परेचर का है केल्विन, कैपिटल K से दिखाएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, स्मॉल CD से दिखाओगे। प्लेन एंगल का है रेडियन, RAD से, और यह है स्टेरेडियन। अब इनकी डेफिनेशन हालांकि तुम्हें देखो जितना समझ में आ जाए ठीक, बाकी याद रखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें डेफिनेशंस बताता हूँ। तो पहले तो
देखो सुनो, लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ का देखो डेफिनेशन इन्होंने कैसे सेट किया। ये डेफिनेशन क्यों बनानी पड़ी कि मान लो आज दुनिया में 1 मीटर के स्केल सारी दुनिया से गायब हो जाएं, तो अब 1 मीटर का स्केल बनाना हो दोबारा, इस डेफिनेशन की हम मदद से बना सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, जैसे हमको पता है कि लाइट जो है वो 2.9 या समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलता है। ये लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी लाइट 2.9 इंटू 10⁸ मीटर चलती है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो ये 1 मीटर चलेगी 1/2.9 इंटू 10⁸ सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन इतना सेकंड इज नोन एज 1 मीटर। तो हम ये यहाँ डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in 1/2.9 इंटू 10⁸ सेकेंड। इतने सेकंड में लाइट जो डिस्टेंस चलती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 मीटर। ठीक है, अब ऐसे ही मास की डेफिनेशन केजी, 1 kg को कैसे डिफाइन किया हुआ है? बस एक यही डेफिनेशन है जो अभी फिजिक्स के अंदर प्रॉपर नहीं है, इसको साइंटिस्टों ने बदल लिया, लेकिन अभी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ, तो हम पुरानी डेफिनेशन का यूज करते हैं। पेरिस में एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ। प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ एक प्रोटोटाइप है, इस अलॉय है ये, जिसका लेंथ और डायमीटर, इसका मैं एग्जैक्ट भूल गया, कोई एक्स है, अभी मेरे को इसका लेंथ भूल गया, तुम्हारी एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये जो पेरिस की में रखा हुआ है प्लेटिनम इरिडियम का बना प्रोटोटाइप, जिसका डायामीटर और लेंथ सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, वो शायद 39 mm शायद इतना है, तो एक बार कंफर्म कर लेना, श्योर नहीं हूँ। तो इसके मास को हम बोलते हैं 1 kg। ठीक है, अभी देखो तुम्हें ये पूरा समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बात मैं तुम्हें बस खाली ऊपर से खाली डेफिनेशन सबकी समझा रहा हूँ। इसके बाद है टाइम की डेफिनेशन, सेकंड। 1 सेकंड टाइम किसको बोलते हैं? देखो क्या होता है कि जैसे ये कोई एटम है, एटम का होता है न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे होंगे। हम बात करेंगे सीजियम 133 एटम की। 133 उसका एक आइसोटोप है ना, सीजियम एटम जो है उसका एक आइसोटोप है 133, उसका मास 133 है। तो सीजियम अब जैसे क्या होता है, कोई भी एटम होता है ना, इसके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब हम इसको एनर्जी देते थे तो ये कूद के हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। फिर लेकिन ये रुक नहीं सकते, वहां इंस्टेंटेनियसली इनको लौटना पड़ता है। ये लौटने के अलग अलग तरीके ईजाद कर सकते हैं। ये हो सकता है 1-2 जंप के बाद आए, है ना, पहले एक ऑर्बिट में कूदे, फिर दूसरी ऑर्बिट में, या डायरेक्ट कूद जाए, फिर तुमने एनर्जी दी तो फिर यहाँ। तो ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर मुझे याद नहीं है, कोई 1, 3 ऐसे कोई नंबर है इतने ऑसिलेशन में, है ना। ये सीजियम 133 की 2 हाइपरफिन है ना, ये तो होगी देखो इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं उसकी ग्राउंड स्टेट। जब इसको एनर्जी दोगे तो ये हायर ऑर्बिट्स में, हायर एनर्जी स्टेट्स में आ जाएगा। फिर ये 2
सीजियम एटम क्या करता है, पहले इस ऑर्बिट से, जैसे यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया, अब ये सीधा यहाँ नहीं जाता, ये बीच में एक और ऑर्बिट में कूदता है, फिर उस ऑर्बिट से यहाँ जाता है। तो ये सीजियम की दो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। तो सीजियम, जब सीजियम जो इलेक्ट्रॉन है, सीजियम एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो इससे इसमें आता है, फिर वापस इससे इसमें आता है, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, ठीक है। तो सीजियम 133 एटम के दो हाइपरफिन स्टेट्स में एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशन में इलेक्ट्रॉन के लगे हुए टाइम को हम बोलते हैं 1 सेकेंड, है ना। ये फिगर मुझे याद नहीं, बड़ा सा है, वो एनसीईआरटी में दिख जाओगे। तो सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉन को इतने ऑसिलेशन में लगे हुए टाइम का नाम है 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ये 3 डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें बता दी। तो 39 मिलीमीटर, ओके। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बचे हुए हम 6 की और बात करेंगे। देखो, ये पूरा समझ में नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी कोई रिपीट करना हो तो बता दो, लेंथ में, मास में या टाइम में। ओके, ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास और क्या रहे? मास सेकंड हो गया, मोल, ठीक है। तो मोल की बात करते हैं। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, बाजार में हम बोलते हैं 1 दर्जन कोई बनाना, तो 1 दर्जन का मतलब 12। ऐसे ही साइंटिस्टों ने, अब जैसे पानी की एक बूंद ले लो, इस बूंद में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बड़े नंबर में होते हैं। अब इतने बड़े बड़े नंबर में बार बार लिखना आसान नहीं था। इन्होंने क्या बोला, 6.023 इंटू 10⁻⁻23, इतने नंबर को इन्होंने एक नाम दे दिया मोल, 1 मोल। 1 मोल का मतलब हो गया इतनी चीजें। अब तुम इतने पेन रख लो तो 1 मोल पेन हो गया, है ना। जैसे 1 दर्जन मतलब 12, ऐसे ही इस नंबर का नाम है 1 मोल। तो ये काउंटिंग के काम में आता है ना, बहुत बड़ी काउंटिंग जहां पर हो। जैसे हम अगर केमिस्ट्री में बात करें, एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वो छोटे से स्पेस में भी बहुत सारे होते हैं। तो इतने सारे नंबर को बार बार, अब जैसे मैं बजाय कि ये लिखूं, इसमें मान लो 5 मोल हो, तो अगर इतने एटम्स को मैं, अब इतने बड़े फिगर को मैं बार बार लिखूंगा तो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है। इसकी जगह मैं यूं लिख दूं 5 मोल, ये आसान है ना, बड़ा सा नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने 1 मोल को, इतने नंबर को 1 मोल नाम दे दिया। तो ये तो हो गया भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाते हैं। इसकी एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट है एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन हमें 12th क्लास में देखने को मिलती है ना, कि इसको देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है। जब दो लंबे से पैरेलल वायर, है ना, 2 वायर रख लो, करंट के वायर बहुत लंबे से हो, लेंथ में बहुत बड़े लंबे हों, और दोनों को रखना 1 मीटर की डिस्टेंस पर। अब इन दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओगे, सेम अमाउंट का, मान लो आई इसमें भेजा, आई इसमें भेजा, सेम डायरेक्शन में भेजोगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे पास में आ जाएंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को भेजोगे तो ये रिपेल करते हैं, ये दूर भागेंगे, ठीक है। फिर हमको इसके पास आने और दूर भागने से मतलब नहीं है। अब 2 पैरेलल इनफाइनाइट वायर विच आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट विल प्रोड्यूस, तो ये क्या होगा, इतना करंट भेजो कि 1 मीटर की लेंथ पर, है ना, किसी भी वायर के 1 मीटर की लेंथ पर 2.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये मैं नंबर भूल गया, फिगर एक बार याद। एक्चुअली इसका फॉर्मूला है हमारे पास μ0 I1 I2 अपॉन 2πd इंटू L। तो इसमें μ0 अपॉन 4π की वैल्यू तो होती है 4π इंटू 10⁻⁷। ओके ओके ओके, ये यहाँ गलत आ गया, 2 इंटू 10⁻⁷।
ठीक है, ओके। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है इट इज होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है इक्वल टू 10⁻⁻⁷ और इसका हाफ कर दिया तुमने तो म्यू नॉट होता है तुम्हारे पास 4 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू तो हो गई हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ आई की भी वैल्यू 1 रख दो, I2 की वैल्यू भी 1 रख दो और D की वैल्यू भी 1 रख दो और L की वैल्यू भी 1 रख दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 10। फिर से वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हों, वो में सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का करंट फ्लो कराओ। इतना करंट फ्लो कराओ कि ये दोनों वायर के पर मीटर लेंथ पर इतना फोर्स लगने लगे, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का। तो करंट की वैल्यू को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर वो करंट है जिसको अगर दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर में जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हों, अगर हम फ्लो कराते हैं तो ये वायर की पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा इट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन का। तो ये होगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? ओके, तो नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं आगे। अब और क्या की डेफिनेशन है हमारे पास? करंट हो गया केल्विन और कैंडेला, ठीक है। मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेकंड हो गया, मोल हो गया, एम्पियर हो गया। केल्विन की बात करते हैं। केल्विन देखो टेम्परेचर नापने की यूनिट है। तो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और ऐसा यूनिट में हम किसको में नापेंगे? केल्विन में। अब 1 केल्विन हमने किसको टेम्परेचर को नाम दिया वो देखते हैं। देखो तुम्हें एक थर्मोडायनेमिक्स का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब पूरा समझ में आया या नहीं वो भी देख लेंगे हम। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर ग्राफ बना रहा हूँ। एक कंडीशन समझो, मैंने क्या किया, एक कंटेनर में आइस ले लो, चलो आइस ले ली हमने, पहले एक आइस ले ली। टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मोमीटर इसमें इम्प्लांट कर दिया हमने, ये थर्मोमीटर नापेगा। ये कंटेनर बंद है, इसको हमने एक वैक्यूम पंप से जोड़ रखा है ताकि इसके प्रेशर को मैं अपने हिसाब से ऑल्टर कर पाऊँ। एक पंप है जिसमें हवा डाल सकता है या इसकी हवा निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा हुआ है जो इस कंटेनर का प्रेशर नापेगा और थर्मोमीटर लगा है जो टेम्परेचर नापेगा, ठीक है। अब तुम्हें जैसे मैं तुम्हें ग्राफ बना करके बताता हूं। पानी के लिए ये ग्राफ कुछ इस शेप का आता है। अब इसको रीड कैसे करो? जैसे अगर हम लोग जो रहते हैं यहाँ पर प्रेशर को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अभी जिस प्रेशर में हम लोग रह रहे हैं ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मैं प्रेशर को एक बार फिक्स कर लेता हूं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये टेम्परेचर मान लेता हूं मैं -6 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तुम देखो -6 पर जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में रहता है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो सॉलिड है, यानी यहाँ पर पानी क्या है? बर्फ, है ना। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, तुम इस तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ करके 1 एटमॉस्फेरिक में हमको पता है जब 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बर्फ अब पानी बन जाएगी। मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अब गैसेस फॉर्म में आ जाएगी। जैसे अगर मान लो 110 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो गैसेस स्टेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो लाइन है
यहां पर जब वो स्टेट चेंज कर रही होती है, ठीक इस 0 डिग्री पर जो पानी है ना वो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में रह सकता है। इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसको हम बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। यानी यहां तो ना तो वो सब्सटेंस सॉलिड जैसा बिहेवियर करता है ना लिक्विड जैसा बिहेवियर करता है, इसका बिहेवियर अलग तरह का होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ फ्यूजन। ये है तुम्हारे पास लाइन ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही जब टेम्परेचर बढ़ा करके तुम गैसेस स्टेट में लाने की कोशिश करते हो, ये वाली लाइन, यहां पर सब्सटेंस होता है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ वेपोराइजेशन। और पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में हम सॉलिड से सीधा गैसेस स्टेट में भी ला सकते हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सब्लिमेशन। है ना, यहां पर ये जो येलो लाइन ऑफ वेपोराइजेशन, यहां पर सब्सटेंस लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में होता है, ब्लू लाइन पर लाइन ऑफ सब्लिमेशन पर सब्सटेंस सॉलिड गैसेस इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर इन ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो ये सब एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये स्टेट एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अचीव होती है। जैसे वाटर के केस में ये 273.16 केल्विन पर अचीव होगी। ठीक है, और प्रेशर लो करना पड़ेगा हमें, तो 273.16 केल्विन इज इक्वल टू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो हमने इसको डिफाइन भी ऐसे किया हुआ है, हम क्या बोलते हैं, 1 केल्विन कौन सा टेम्परेचर है, 1 केल्विन वो टेम्परेचर है जो वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1/273.16 वैसा है। तो 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज 1 केल्विन। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर का ऐसा यूनिट 1 केल्विन। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। क्लियर है तुम्हें, 1 केल्विन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। केल्विन हो गया, इसके बाद क्या बचा हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला। अब 1 कैंडेला से हमारा मतलब क्या है, देखो तुम ध्यान से समझो। यहां पर मान लो कोई एक लाइट, एक बल्ब लगा दो तुम, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया, बल्ब से लाइट आ रही है। यहां पर एक सरफेस रख लो, कोई एक पेपर रख लो, मान लो तुम्हारी कॉपी का पेपर है। ठीक है, तो बल्ब से 1 सेकंड में इसका एरिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में जितनी लाइट एनर्जी आती है ना, मान लो लाइट एनर्जी ई अमाउंट की रिसीव हो रही है 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पर, तो इस लाइट के अमाउंट को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, लाइट एनर्जी रिसीव्ड on 1 meter square of area in 1 second, it is luminous intensity. Okay, यहां तक बात समझ में आ गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पर जितनी लाइट एनर्जी आई उसको हम ल्यूमिनस, जैसे तुम अब बल्ब को दूर कर दोगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एनर्जी कम हो जाएगी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो गई। ठीक है, अब पुराने जमाने में जब शुरुआत में ये बन रही थी यूनिट, उस वक्त लाइट का जो सोर्स था रात में, लाइट इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से पहले कैंडल था।
तो लगभग एक कैंडल की जो इंटेंसिटी होती है उसको 1 कैंडेला बोलते हैं। जैसे कोई बोल रहा है भाई लाइट की इंटेंसिटी भाई 10 कैंडेला है, तो मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि लगभग 10 मोमबत्ती के बराबर जो रोशनी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, वो 10 कैंडेला के बराबर। लेकिन अब कैंडेला तुम्हारी मोमबत्ती के साइज अलग अलग हो सकते हैं, कि कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। 1 कैंडेला को हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझते हैं। एक लाइट का सोर्स लो, इस लाइट के सोर्स से एनर्जी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर 1 सेकंड में, अब मैं वो फिगर भूल गया, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, इतनी जूल की एनर्जी अगर आती है 1 मीटर स्क्वायर पर, तो हम बोलते हैं, अच्छा इसका है ना अब अलग अलग वेव, इसकी एक वेवलेंथ भी फिक्स की हुई है। जैसे हमारी लाइट जो हमारी आंख जो सबसे सेंसिटिव होती है ना, वो येलोइश ग्रीन के लिए होती है, लगभग 500 एंगस्ट्रॉम के आसपास की लाइट है ना। तो अभी तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो ये लाइट सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो लगभग 500 के आसपास होगी कोई, है ना। तो इतनी फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स, उससे 1 सेकंड में अगर इतने जूल की, ये दोनों नंबर आप वहां पे देख लेना एनसीईआरटी में, ये और इतने जूल की एनर्जी अगर 1 सेकंड में इतनी फ्रीक्वेंसी वाले लाइट सोर्स से आती है, तो हम इस एनर्जी को बोलते हैं 1 कैंडेला। यहां तक क्लियर है क्या बात? ये हो गया भाई लुमिनस इंटेंसिटी। अब हमारे पास बचा हुआ है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो भाई आ जाओ, अब हमारे पास बस ये 2 चीजें बचती हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट है रेडियन। अब 1 रेडियन कितने एंगल को बोलोगे, ठीक है, वो समझते हैं। तुम क्या करो, एक सर्कल बनाओ। अब एंगल नापने का एक सिस्टम जो तुम आज तक यूज करते आए हो, वो डिग्री, ठीक है। डिग्री में एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है हमने, ठीक है ना। ऐसे 360 बराबर हिस्से, और एक हिस्से को हमने बोला हुआ 1 डिग्री, ठीक है। तो एक सर्कल जो भी हम डिग्री में नापते हैं उसमें 360 डिग्री के बराबर होता है। एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर। और ऐसे ही हमने हर एक डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हर एक पार्ट को 1 मिनट बोलते हैं। तो 1 डिग्री जो हो जाएगा वो 60 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। फिर 1 मिनट को भी 60 बराबर हिस्सों में तोड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री जो होगा और 1 मिनट जो होगा, 1 मिनट जो होगा इट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से, मिनट को 1 डैश से, और डिग्री को। तो ये जो हम सिस्टम आज तक यूज करते हैं वो हमको पता है। अब एसआई सिस्टम के अंदर, क्योंकि एसआई सिस्टम में हमको नई यूनिट लेनी पड़ी जो लेंथ और एंगल को रिलेट करती है ना। अब क्या करो, जैसे तुम एक सर्कल बनाओ, तुमने आर रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब जितनी लेंथ का इसकी रेडियस है उतनी लेंथ का एक आर्क काट लो। अरे ये सही नहीं बनेगा, इसको ये इसकी रेडियस है आर, रेडियस के बराबर लेंथ का तुम है ना सर्कल पर आर्क ले लो, ये भी आर लेंथ का है। तो रेडियस के बराबर का आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। तो रेडियस के बराबर का आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा इट इज नोन एज 1 रेडियन। तो ये हो गया भाई 1 रेडियन की डेफिनेशन, ठीक है। अब तो अगर हम डिग्री के साथ, अभी इसका प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला भी हमारे पास, देखो प्लेन एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इस हिसाब से पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा सेंटर पर। अगर एक कंप्लीट सर्कल का एंगल हम रेडियन में निकालें तो सुनो, एक अगर सर्कल की बात करूं, एक सर्कल में आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर,
भाई पूरा जो सर्कल होता है उसकी सरकमफेरेंस होती 2πr एंड डिवाइडेड बाय रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2π रेडियन। तो इस नए सिस्टम में एक सर्कल बराबर कितना हो जाएगा 2π रेडियन, और डिग्री में कितना होता है 360। तो ये दोनों एक ही सर्कल की तो वैल्यू है, तो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो है रिलेशन तुम्हें डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के काम में आए। यहां तक कोई डाउट? जैसे चलो मैं इसका एक आध क्वेश्चन बता दूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सुनो, तुम अगर 30 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहो तो देखो कैसे बदलोगे। हमको पता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है ना। पाई की वैल्यू देखो तुमको पता होनी चाहिए 22/7 या 3.14 होती है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, और अब 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 रेडियन, ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी डिजायर है ना, यूनिटरी मेथड है ये, पहले सिंगल की वैल्यू निकालो फिर जो भी डिजायर्ड है उसकी वैल्यू निकाल लो। तो अब तुम मेरे को 45 डिग्री को रेडियन में बदल करके बताओगे भाई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो आगे अपना काम करो फटाफट। 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका आंसर, चेक कर लेना। देखो फिर वो ये बात करेंगे। हमको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 45, और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो पाई बाय 4 रेडियन। देखो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब है ना ऐसे ही हम रेडियन से डिग्री में बदलना भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं तुम्हें देता हूं पहले, फिर तुम मेरे को बता देना। मान लो तुम्हारे पास है पाई बाय 12 रेडियन, तो इसको डिग्री में बदलो, कितने डिग्री के बराबर आएगा? पहले तुम ट्राई कर लो, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। वही फॉर्मूला तुम्हारे पास वही है, उसी को यूज करना बस। तुमने कर लिया है? चेक करते हैं।
सुनो, तुम्हें अब की बार क्या करना था, तुम्हें पता है पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो पाई बाय 12 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 12 डिग्री। पाई टू पाई कैंसिल और 6 से काट दो ना इसको। 15 डिग्री। कुछ गलत लगता नहीं है, नहीं लगता। तो हमको पाई रेडियन की वैल्यू पता थी, हमने 1 रेडियन का वैल्यू निकाल लिया, पाई बाय 12 रेडियन का निकाल लिया। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए 15 डिग्री। कोई डाउट? ओके, ठीक। तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल का है स्टेरेडियन। अब इसको समझ लेते हैं। तुम एक स्फीयर लो, जैसे एक बॉल ले लो, बॉल, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस है r। अब तुम है ना रेडियस के स्क्वायर के बराबर का एरिया इसके ऊपर प्लॉट करो, बॉल के ऊपर। ये जो रेडियस के स्क्वायर का बराबर का एरिया सेंटर पर जो 3D एंगल डाल रहा है ना, उसको हम बोलते हैं 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को ऐसे ओमेगा के साइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला है। सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया जो ये ऊपर का हो अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे एक कंप्लीट स्फीयर है, अब कंप्लीट स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? तो 1 स्फीयर। तो 1 स्फीयर के केस में अगर हम देखें तो एरिया कितना हो जाएगा? पूरे जो स्फीयर है उसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। अब जैसे मान लो ये स्फीयर है, आधा स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल डालेगा? हाफ स्फीयर। वो अगर देखना तो हाफ स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 2 पाई स्टेरेडियन का एंगल डालेगा। बात समझ में आ गई? तो हमने ये सभी 9 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डेफिनेशंस हमने चेक कर ली। एक बार देखो, तुमको फिर से वापस से बताता हूँ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया। देखो, हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नाप सकें। वो फिजिकल क्वांटिटी है, 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करती, ड्राइव फंडामेंटल से बनती है। फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के प्रोसेस का नाम है मेजरमेंट। और जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट भी 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल और ड्राइव की ड्राइव। फिर पहले जैसे 3 सिस्टम थे, CGS, MKS और FPS। तो इन तीनों सिस्टम से मिलकर के नया सिस्टम बना SI। SI के अंदर टोटल 9 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उनकी हमने यूनिट देख ली, सिंबल्स देख लिए और उनकी डेफिनेशन देख ली। ओके, तो ये हो गया पार्ट खत्म। अगला है हमारे पास लेंथ का मेजरमेंट और मास का मेजरमेंट और पैरेलैक्स। तुम्हारे NCERT में टाइम का मेजरमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो जनरली लेंथ और मास से बनते, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, लेंथ को कैसे नापे उसकी बात करते हैं। देखो, हम पहले
एक जो हमारा कॉमन हमारे पास हमारी नज़रों से हमारे आसपास के जो डायमेंशंस है उसकी बात करते हैं। ये डायमेंशंस हमारे नॉर्मल हैं जो हमारी डेली लाइफ में मिलते हैं ना, ये डेली लाइफ वाले जो हमको रेगुलर जो इंटरेक्शन में आते हैं। एक इससे बड़े डायमेंशंस की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ से मून तक की डिस्टेंस, सन तक की डिस्टेंस, और एक छोटे डायमेंशंस की तरफ में जाएंगे, स्मॉलर, जैसे बैक्टीरिया का लेंथ, वायरस की लेंथ, वो नीचे की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कॉमनली जो हम हमारी डेली लाइफ में, जैसे मान लो तुम्हारी कॉपी में जो तुम लाइन खींचते हो उसको नापने के लिए तुम क्या यूज करते हो? सेंटीमीटर स्केल, है ना। तुमने इस तरह की देखी होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो तुमने देखी होगी एक एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। जो तुम्हारी प्लास्टिक वाली स्केल है वो सेंटीमीटर स्केल है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी से छोटी लेंथ नाप सकता है उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या चीज है? इट इज मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट मेजर्ड बाय मिनिमम मेजरमेंट। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मिनिमम मेजरमेंट which can measure by an instrument, which can measure by an instrument is known as its least count। जैसे सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, है ना। तुम अगर देखोगे, ओ सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर तो यहाँ तक होता है, तो 0 से 10 जो डिवीजन होते हैं तब 1 सेंटीमीटर आता है, और हर एक डिवीजन कितना? 1 मिलीमीटर। तो तुम्हारी सेंटीमीटर स्केल जो सबसे छोटा नाप ले सकती है वो कितना ले सकती है? 1 मिलीमीटर। तो इसको उसका लीस्ट काउंट बोलेंगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे घरों में जो घड़ी लगी हुई है, वॉल क्लॉक जो लगी हुई है, उसका लीस्ट काउंट कितना है बताओ? वो सबसे छोटा तुमको नाप करके क्या बता रही है जो घरों में घड़ी लगी हुई है? तो देखो हमारे घरों में जो घड़ी लगी हुई ना, वो सबसे जो छोटा मेजरमेंट ले सकती है वो 1 सेकंड ले सकती है। तो उसका जो लीस्ट काउंट है इट इज 1 सेकंड। ओके, ठीक है। तो तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं ना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट ले सकता है उसको उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब मान लो भाई तुमको और छोटी डिस्टेंस नापनी हो, तब हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक है, वर्नियर कैलिपर अगर तुमने देखा होगा तुम्हारी लैब में, तुमको देखने को मिला होगा, ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है। ये होती है मेन स्केल। ये जो है इट इज मेन स्केल, MS। इसके ऊपर जो स्लाइड कर सकती है वो होती है वर्नियर स्केल। तुमने देखा होगा इसमें एक विंडो बीच में खुला हुआ होगा, ठीक है। इससे तुम इसके डिविजन्स देख सकते हो बीच में। और ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर भी डिविजन्स होते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं ना। ये होगी तुम्हारे पास वर्नियर स्केल। ठीक है, अब मेन स्केल तो अपनी वही है, सेंटीमीटर स्केल है। ठीक है, ये तो अपनी वही कॉमनली जो सेंटीमीटर स्केल है। मैं इनको अभी दोनों को अलग अलग टुकड़ों में करके तुम्हें दिखा देता हूं। ये अपने पास जो है मेन स्केल है।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये है हमारे पास वर्नियर स्केल जो उसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसमें मैं डिवीजन मान लेता हूँ 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन, ठीक। अब ये तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, इसका तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना हो। इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है और नीचे जो मेन स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर अपॉन 10, तो ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर। तो और तुम्हें छोटी डिस्टेंस नापनी थी तो तुम इस वर्नियर कैलिपर की मदद से नाप सकते थे, ठीक है। तुम्हें वर्नियर कैलिपर भी अभी समझा देता हूँ साथ साथ में ना, इससे रीडिंग हम कैसे लेते हैं। 1 मिनट। एक मिनट रुको, बस खाली 1 मिनट के लिए ना। ओके, ठीक है। अभी क्लियर है? अब आवाज आ रही है? ऑडिबल हूं मैं? ओके, ठीक है, आगे चलते। तो ये मैंने तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना सिखा दिया वर्नियर कैलिपर का, कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। अब एक और चीज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में साथ भी पढ़ लेते हैं। इसमें होता है एरर, हो भी सकता है और नहीं भी, उसको बोलते हैं जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या है वो समझाता हूं। देखो, जब तुम वर्नियर की, अच्छा ठीक है, हम एक काम करेंगे, वर्नियर कैलिपर का जो इसका रीडिंग नापना और वो है ना, वो मैं तुमको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज साथ में ला करके उसको प्रैक्टिकली यहीं पे समझा दूंगा। तो इसलिए अभी मैं आज तुमको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। मैं उसको मंगा लूंगा वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, उसकी मदद से तुम्हें यहीं पे बता दूंगा कि हम कैसे उसको यूज करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे लेंथ के मेजरमेंट की, उसकी बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि भाई तुम नॉर्मल जो डिस्टेंसेस अपने कॉपर के ऊपर लाइन की नापते हो वो सेंटीमीटर स्केल से नापते हो, लेकिन इससे छोटी नापनी हो तो किसका यूज करोगे? वर्नियर कैलिपर का। ये कितनी छोटी से छोटी नाप सकता है? ये भाई
ये 0.1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। तुम्हारा सेंटीमीटर स्केल कितना नाप रहा था? वो 1 मिलीमीटर नाप सकता था। ये तो अपने पास था सेंटीमीटर स्केल। और वर्नियर कैलिपर कितना छोटा नाप सकता है? उसका भी 10 टाइम्स छोटा, 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर इससे भी छोटा नापना है तो फिर हम यूज करते हैं स्क्रू गेज का। हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे ना। स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप की होती है, तुमने अपनी लैब में देखा होगा इसको। है ना, ये होती है सर्कुलर स्केल। इसके ऊपर जो हम इसको घुमा सकते हैं, इस सर्कुलर, ये है सर्कुलर स्केल, है ना। इसके ऊपर डिविजन्स लगे होते हैं। और ये जो नीचे लगी हुई है, ये है मेन स्केल। मेन स्केल तुम्हारी वही सेंटीमीटर स्केल है, 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है ना। ये स्क्रू बाहर निकला हुआ था तुम्हारे, इसके रोटेशन के थ्रू इसकी हम लेंथ आगे पीछे हो जाती है। अब इसका लीस्ट काउंट नापना हो तो हम नापते हैं इसके लीस्ट काउंट, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है। पिच क्या चीज है? देखो, तुम इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट 360 का रोटेशन दे देते हो, है ना। तुम क्या करो, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। ये वही सेंटीमीटर की स्केल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम जैसे तुम्हारा जो सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल का मान लो ये 0 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो तुम इसको 0 से स्टार्ट करके वापस 0 तक लाओ, तब तुम देखो ये तुम्हारा जो ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है ना, ये आगे पीछे खिसक जाता है। तुम अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आगे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पीछे जाएगा। तो ये जितने डिस्टेंस से आगे या पीछे हो जाता है, जनरली 1 मिलीमीटर होता है ना, तो उसको बोलते हैं पिच। एक कंप्लीट 360 रोटेशन में तुम्हारा रेफरेंस लाइन के ऊपर सर्कुलर पार्ट जितना लेंथ आगे पीछे चलता है, उसको इट इज कॉल्ड पिच। जनरली 1 मिलीमीटर चलता है, तो 1 मिलीमीटर, और मान लो इसके ऊपर 100 डिविजन है अपॉन 100, तो ये नाप सकता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक, तुम्हें और छोटी डिस्टेंस नापनी हो तो तुम स्क्रू गेज का यूज करोगे, और स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है। ठीक है, तो यहां तक मैंने तुम्हें बताया सेंटीमीटर स्केल से तुम कितनी लेंथ, कितनी मिनिमम लीस्ट काउंट की, कितनी छोटी से छोटी लेंथ नाप सकते हो, वर्नियर से कितनी छोटी से नाप सकते हो, स्क्रू गेज से कितनी छोटी से छोटी नाप सकते हो। यहां तक क्लियर है क्या बात? इसके बाद हम बात करेंगे अगर इससे भी छोटी लेंथ नापनी है। ये तो वही हमारी डेली लाइफ का जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इससे छोटी और होती है तो उसके लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो ये जो हम तरीका यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये थी हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अगर हमको इससे छोटी डिस्टेंस नापनी हो या इस बहुत बड़ी डिस्टेंस नापनी हो, तो अभी हमने जो डेली लाइफ में जो अभी हमने 3 जो एग्जांपल देखे, उसमें हमने लेंथ को जो नापा, इट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। वो हमने डायरेक्ट मेथड से नापा। इससे बड़ी और इससे छोटी नापने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इससे बड़ी भी नापना होगा तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। वो भी मैं तुम्हें बताता हूं, ये ना कैसे। जैसे मान लो अब इससे भी छोटा जाना हो तो हम क्या करें। जैसे हम एक ऑलिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ऑलिक एसिड का हमने मॉलिक्यूल लिया, हम उसकी डायमीटर नापेंगे। तो हम क्या नापने वाले हैं?
ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हारे नीट में आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। डायामीटर ऑफ ऑलिक एसिड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। देखो कैसे यूज करेंगे हम इसको। तुम क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो। इस टेस्ट ट्यूब में तुम 90 मिलीमीटर तो ले लो अल्कोहल और 10 mm ले लो ऑलिक एसिड। ठीक है, तो ये टोटल तुम्हारे पास 100 मिलीलीटर का एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इसमें ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन है नहीं, इसमें क्या करो तुम 99 ml तो अल्कोहल ले लो और 1 ml डाल लो तुम ऑलिक एसिड का, तो ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाएगा इसमें 1/100। अब इस सॉल्यूशन का तुम 1 ml लो एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में और उसमें अब 99 ml डाल दो अल्कोहल। तो अब इस सॉल्यूशन में ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/100 × 100। हमारा पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम इसके बाद क्या करो, एक बड़ा कंटेनर लो, उसमें पानी भर लो। तो भाई मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें इस वाले की तुम कोई सर्टेन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले लो, मान लो n ड्रॉप्स ले ली, इसकी n ड्रॉप डालो। तो ऑलिक एसिड की डेंसिटी पानी से हल्की होती है, तो वो ऊपर रह जाएगा, अल्कोहल की भी हल्की होती है और अल्कोहल उड़ जाएगा। उड़ने के बाद हमारी कोशिश है कि अब तुमने क्या करा, तुमने बहुत कम अगर ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए होंगे तो वो लगभग एक एक मॉलिक्यूल ऐसे जम जाएगा, है ना, उसकी लेयर नहीं जमेगी 2-2 3-3। हमको डाइल्यूट करने का पर्पस ये था कि इस पानी के ऊपर ऑलिक एसिड, एक ऑलिक एसिड की एक लेयर जम जाए। उसके लिए ना ऑलिक एसिड के बहुत कम अमाउंट मॉलिक्यूल चाहिए थे। अब तुम डायरेक्ट तो बहुत कम उठा के डाल नहीं सकते, तो हमने अल्कोहल की मदद ली। अल्कोहल तो क्या उड़ जाएगा और पीछे ऑलिक एसिड की एक पतली सी लेयर छोड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये मैं तुम्हें 2D विजन दिखाता हूं। ये वो बीकर है, इसमें ये उसकी वाटर की सरफेस के ऊपर ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल, हमने ऑलिक एसिड क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि एक तो ये नॉन वोल्टाइल है, मतलब उड़ेगा नहीं, और इसका मॉलिक्यूल का साइज कंपेरेटिवली बड़ा होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर ले लिए ना, और मान लो कि इस बीकर की रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, और इस ऑलिक एसिड का डायमीटर मतलब ये ऑलिक एसिड है ना, तो इसका ये डायमीटर हो जाएगा, मान लेते हैं D। अब ये पतली सी लेयर जम जाएगी। ठीक है, ठीक, और D इसकी थिकनेस है, जो इसका डायमीटर है। ठीक, अब सुने, एक ड्रॉप का मॉलिक्यूल, एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर मैं V ले लूं, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, NV। ठीक है, इतने ड्रॉप में हम एक्चुअली जो हमने ऑलिक एसिड इसके ऊपर डाला, हमने इसके ऊपर जो ऑलिक एसिड डाला उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो हमने क्या करा भाई, हमने एक ड्रॉप का जो हमने इसके पानी के ऊपर डाली उसका वॉल्यूम V ले लिया, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा NV। इसके अंदर कितना ऑलिक एसिड था, तो भाई ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसमें इतना ऑलिक एसिड था। ठीक है, तो ये हमने जो ऊपर लेयर में ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है वो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, तुम देखो ये ऑलिक एसिड एक तरह का एक सिलेंड्रिकल लेयर बनाता है ना। ऑलिक एसिड जो है एक सिलेंडर का शेप में, जिसका लेंथ कैपिटल D है और इसकी रेडियस R थी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 2πRH। तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम सेम होना चाहिए, NV/100 × 100। अब इसमें अगर हमको ऑलिक एसिड का डायमीटर निकालना है तो
NV अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 2πr। देखो ये राइट हैंड साइड की सारी क्वांटिटी मैं नाप सकता हूँ। नंबर ऑफ ड्रॉप मैंने नाप ली, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वो भी पता है, 2π और r इस कंटेनर की रेडियस भी पता है। तो हम इस इनडायरेक्ट मेथड से ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर नाप सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बताओ, अगर दिक्कत है तो मैं रिपीट करूंगा इसको। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड से हम ऑलिक एसिड का जो डायमीटर है वो नाप सकते हैं। ऑलिक एसिड इसलिए हमने यूज किया क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, तो हम इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड से नाप सकते हैं छोटी लेंथ। जो हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते थे, ऑलिक एसिड बहुत छोटा दिखता ही नहीं हमको, तो दिखेगा ही नहीं, तो उसके हम डायमीटर कैसे नापेंगे? ये क्लियर है ऑलिक एसिड का डायमीटर नापने की इनडायरेक्ट मेथड? डाउट है तो बताएं, रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब अगर इससे भी छोटी लेंथ नापनी हो तो आजकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, वो वायरस का साइज तक भी बता देते हैं। वायरस जो बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो छोटा है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, वो भी इनडायरेक्ट मेथड का एक कैटेगरी में आता है। तो ये मैंने तुम्हें नापना सिखा दिया, छोटी से छोटी लेंथ है ना, कैसे हम नापते हैं। अब बड़ी से बड़ी लेंथ की तरफ जाते हैं। हम बड़ी लेंथ को कैसे नापते हैं? तो अब हम लार्ज लेंथ, लार्जर लेंथ, उसका इनडायरेक्ट मेथड बताने वाला हूं। देखो, जैसे मान लो तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, उसमें भी इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया हुआ है। देखो कैसे, मान लो ये मेरा घर है, घर के पास एक इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। अब मैं इस इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ नापना चाहता हूं, तो मैं उसके ऊपर चढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मेरे को एक मेथड पता है। मैं क्या करूंगा, इस पोल से कोई d डिस्टेंस दूर जाऊंगा। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम एंगल नाप सकते हैं। तो इसका टॉप जो है वो यहाँ कितना एंगल बना रहा है, वो मैं थीटा नाप लूंगा, और इसकी हाइट अगर h हो तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस पोल की हाइट जो है मेरे को d इंटू tan थीटा से मिल जाएगी, है ना। इस एंगल का पता है तो मैं tan थीटा की वैल्यू टेबल आती है या कैलकुलेटर आता है, उससे निकालूंगा, और इससे मैं कितना दूर गया वो मुझे पता है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो एक तो ये वे हो गया। अब मान लो तुम्हारे घर से बहुत दूर एक पहाड़ है। अब तुम इतनी दूर तो जाना नहीं चाहते और जा नहीं सकते। मान लो बहुत दूरी पर एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, और उसकी हाइट तुम्हें नापनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक डिस्टेंस a पर आते हैं। यहां से ये जो माउंटेन का टॉप है वो मान लो θ1 एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हाइट h है। अब यहां से लेकर ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है x, ठीक है। मैं अब इससे थोड़ा और इधर आऊंगा एक B पॉइंट पर, और ये मैं नाप लूंगा कि मैंने A से B तक कितनी लेंथ चला। फिर मैं यहां से भी जो ये माउंटेन का टॉप एंगल बना रहा है θ2, वो नाप लूंगा, ठीक है। अब इस डेटा से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा। ये भी तुमने ना ट्रिग्नोमेट्री में 10th में क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक। अब जैसे ये A और इसको मैं नाम दे देता हूं C और D। अब तुम ट्राइंगल ACD में देखो तो tan θ1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लो, h अपॉन tan θ1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब तुम
दूसरा ये ट्राइंगल अपन ने कौन सा लिया हुआ है, ACD। अब तुम ट्राइंगल लो BCD। इसमें अगर मैं tan θ2 देखूं, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 से उठा करके डाल लूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगा tan θ2 इक्वल टू h अपॉन d प्लस h अपॉन tan θ1। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास h ही तो अननोन है, बाकी d मुझे पता है, θ1 θ2 पता है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। मैं धीरे धीरे दूर ले जा रहा हूं चीजों को, है ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा दूर की डिस्टेंस और नापने का तरीका समझते हैं। मान लो मेरे को मून तक की डिस्टेंस नापनी है। मैं चाहता हूं मैं अर्थ सरफेस से मून की डिस्टेंस नापूं। तो ये हो गया हमारी अर्थ, ये हो गया मून। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका है हमारे पास, हम यहां से लेजर लाइट भेजेंगे, वो टकरा करके वापस आएगी, तो उसको रिसीव कर लेंगे। ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग है। ये ट्रांसमीटर है जो ट्रांसमिट कर रहा है लेजर लाइट, और ये रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है। मान लो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस है d, ठीक है। अब ठीक है, मैं एक चीज और बीच में भूल गया, मून से पहले मैं समुद्र की डेप्थ नापना है वो भी बताता। चलो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद वो देख लेंगे। अब लाइट की स्पीड होती है c। देखो लाइट का जब मैंने इसको ट्रांसमिट किया था तब टाइम 0 था, जब वो वापस आई तब टाइम t था। तो उसने टोटल t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इस लाइट ने, d प्लस d, 2d, ठीक है। लाइट की स्पीड होती है, देखो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट की स्पीड हमको पता है 3 × 10⁸ इक्वल टू डिस्टेंस हमने कितनी चली 2d, और टाइम कितना लिया t। तो d बराबर हो जाएगा ct/2। तो हम मून तक की डिस्टेंस लेजर की टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरे को कोई गहरे समुद्र में की डेप्थ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां तो हमने लाइट का यूज किया ना, अब हम साउंड का यूज करेंगे। मान लो मुझे सी बेड तक की डेप्थ नापनी है, तो एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड को नीचे तक भेजेंगे, फिर ये टकरा करके ऊपर आएगा, तब एक रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। टोटल डेप्थ में मान लेता हूं d। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमको इसकी पता है अल्ट्रासोनिक की, वो हमको पता होनी चाहिए, वो हम निकाल स्पीड रख देंगे उसकी, मान लो v। डिस्टेंस चला इसने 2d अपॉन t, तो यहां भी डिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो vt अपॉन 2 से निकाल। तो मैंने अभी तुमको बड़ी डिस्टेंस निकालने के इनडायरेक्ट मेथड बताए। ये सोनार, इसको हम बोलते हैं सोनार टेक्निक्स। ये सोनार का यूज किया हुआ है हमने, यहां पे लेजर का यूज किया हुआ था, यहां लेजर का यूज किया, यहां सोनार का यूज किया हुआ है। अब और बड़ी डिस्टेंस नापना बताऊंगा तुम्हें इनडायरेक्ट मेथड से, पहले यहां तक क्लियर है के बाद। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मान लो मुझको बहुत दूर की डिस्टेंस नापनी है, मान लो सन तक की डिस्टेंस नापनी है अर्थ से, या फिर कोई दूर का स्टार है,
उसके लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो पहले पैरेलैक्स मेथड है, पैरेलैक्स क्या है पहले वो समझते हैं। देखो तुम क्या करो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। तुम अपने हाथ में कोई भी पेन ले लो, थोड़ी दूर पर एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, ठीक है। अब तुम अपनी एक आंख बंद कर दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई भी दीवार पे एक निशान मान लो, तुम देखोगे कि तुम्हारा जो पेन है वो दीवार के राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब तुम दूसरी आंख बंद करो तो तुम्हारा इधर आ जाएगा। तो देखो हुआ क्या कि तुमने एक अपनी दीवार पर एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है और तुम्हारी जैसे ये दो आंखें हो गई और ये तुम्हारा पेन है। तो क्या होगा, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट है, तुम जब इस आंख से देखोगे तो वो पेन तुम्हें इधर नजर आ रहा है, रेफरेंस पॉइंट के राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। जब तुमने ये आंख बंद करी, देखो, हाँ, तुमने जब ये आंख बंद करी तो वो यहां नजर आया। और जब तुम दूसरी आंख बंद करोगे लेफ्ट वाली, तब तुम्हें रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। देखो रेफरेंस पॉइंट अपनी जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह पर है। ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, है ना। तुमने जब इससे ऑब्जर्व किया तो वो तुम्हें यहां दिखा, जब इससे ऑब्जर्व किया तो यहां दिखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में शिफ्ट आया ड्यू टू इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तुम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल रहे हो, एक बार ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था और एक बार ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। तो क्या है, फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to reference point when observation point is changed is known as parallax। देखो यहां तक कोई समझ में आ गई बात तो बताओ, नहीं तो दोबारा रिपीट करूंगा मैं। ये क्लियर है, पैरेलैक्स समझ में आ गया। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना, तब जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज किया जाए तो फिनोमिना को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। ओके, अब पैरेलैक्स का यूज करके हम लार्ज डिस्टेंस कैसे नाप सकते हैं वो तो मैं समझाता हूं। जैसे कोई बहुत दूर का स्टार है, वहां तक हमारी लेजर लाइट जाएगी नहीं, तो वो डिस्टेंस हम कैसे नापें पैरेलैक्स का यूज करके। डिस्टेंस ऑफ स्टार, इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड। देखो समझो, ये है सन, ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ। तो भाई ये अर्थ हो गई। आज अर्थ यहां है, 6 महीने बाद ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये अर्थ है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। अब मान लो हमें एक स्टार था, उसकी डिस्टेंस नापनी है अर्थ से, ठीक है, डिस्टेंस नापनी है। अब हमें कोई एक बहुत दूर का स्टार लेना होगा, तो हम एक रेफरेंस स्टार ले लेते हैं, उसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। एक दूर का स्टार है, तुमने देखा ये तुम्हारी
लेफ्ट आई हो सकती है और ये राइट आई हो सकती है। अभी जो हमने आई वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, तो तुम इसको मान लो अपनी राइट आई और इसको मान लो तुम अपनी लेफ्ट आई। जब तुमने राइट आई बंद करी थी तब तुमने देखा था कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरफ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया था। तो ये स्टार अपनी जगह पे बना हुआ, ये स्टार अपनी जगह पे बना हुआ, खाली हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करेंगे। अभी हम यहां पे खड़े होकर के देख रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। मान लो ये θ1 एंगल बना रहा है, ठीक है। अब 6 महीने बाद अर्थ जब यहां आ जाएगी तो ये ब्लू स्टार तो अभी भी वही है। ये मत समझना ये कोई दूसरा स्टार है, ये वही सेम स्टार है, यही वाला यहां पर है। लेकिन अब जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज कर लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो अब यानी अब तुम राइट आई से देखोगे, राइट आई से देखोगे तो वो इस तरफ शिफ्ट दिखेगा। ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट दिखेगा। मान लो ये एंगल θ2 बना रहा है, तो ये हमने एंगल θ2 बना। तो सुनो, इस स्टार की अर्थ से डिस्टेंस d है जो हमको नापनी थी, है ना, ये d। सन से अर्थ तक की एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू एनसीईआरटी से देख लेना, मुझे याद नहीं है ना, ये लेंथ हमको पता है। अब सुनो, हमको एक रिलेशन पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी हमने प्लेन एंगल के वक्त ये फॉर्मूला देखा था ना। अब सुनो, ये देखो, ये सर्कल का सेंटर मान सकते हैं, ये जो स्टार है इसको सर्कल का सेंटर मान सकते हैं। और ये जो हमको सन से अर्थ तक की डिस्टेंस का डबल है, इसको आर्क लेंथ मान सकते हैं और डी को रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई, डबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और रेडियस कितना हो गया, डी। यही तो हमको निकालना था। एंगल हमारे पास θ1 प्लस θ2 है, तो लो जी निकल गया ये। हमको डी निकालनी थी ना, तो डी इक्वल टू डबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन θ1 प्लस θ2। तो इस तरह से हम वो जो डिस्टेंस का स्टार है उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, तो मैं रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट है, नीट में इसका क्वेश्चन बन सकता है। डाउट है तो रिपीट करने के लिए बोलो, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, ठीक। ब्रेक चाहिए तुम्हें ना, ठीक है, 1 मिनट बस मैं देख लेता हूँ। ये डिस्टेंस का हो गया खत्म। मैं सोच रहा हूँ यूनिट 3 पोर्शन है ना हमारे पास, यूनिट, डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस। तो मैं वो 3 टुकड़ों में तुम्हें गैप दूंगा। पहले फर्स्ट वाला खत्म कर लूँ, मेजरमेंट वाला हिस्सा, फिर डायमेंशन स्टार्ट करेंगे अपन 15-20 मिनट के बाद, फिर एरर करेंगे आज, ठीक है। तो थोड़े से बस 5-1 मिनट का और गैप, फिर मैं तुम्हें ब्रेक देता हूँ। देखो अभी हमने कौन सा हिस्सा कंप्लीट कर लिया। हमने फिजिकल क्वांटिटी कर ली, यूनिट मेजरमेंट कर लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ चल रहा है, ये खत्म हो गया। मेजरमेंट ऑफ पैरेलैक्स भी हो गया। मेजरमेंट ऑफ मास एक छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का, खत्म करके ब्रेक दे करके फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया अपने पास सारा। अब मास का मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट ऑफ मास। चलो, इससे ज़्यादा पार्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस छोटे से बात कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर भी अगर एक जो हमारे डेली लाइफ में इंटरेक्शन में जो मास आते हैं वो डायरेक्ट मेथड से हम नाप लेते हैं, यहाँ पे होती है डायरेक्ट मेथड, और बहुत बड़े नापने हो तो वो इनडायरेक्ट मेथड से, और बहुत छोटे मास नापने हो तो वो भी इनडायरेक्ट मेथड से हम नापते हैं। डेली लाइफ में जैसे तुम अगर किराने की दुकान पे जाते हो, ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, तो तुमने वहां देखा होगा कि वेइंग मशीन होती है सिंपल सी उसके पास,
वो उस पर सामान रख करके तुम्हें नाप करके बता देता है। तो अच्छा, अब एक और बात समझो, मास दो टाइप के होते हैं, उतने तो नहीं है लेकिन बना दी हमने दो डेफिनेशन की बेसिस पर। एक इनर्शियल मास और एक होता है तुम्हारे पास, एक इनर्शियल बैलेंस से नापते और एक जो उससे नापते हम स्प्रिंग बैलेंस से, और एक ग्रेविटेशनल मास। देखो दोनों में डिफरेंस खाली डेफिनेशन का है। जैसे तुमको पता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तुम ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हो एफ, एम मास का है, तो ये ए एक्सेलेरेशन गेन कर लेता है। तो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ से एक रिलेशन पता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो अगर मास इक्वल टू देखूं तो फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन, तो ये तो हो गया इनर्शियल मास। जो इस डेफिनेशन से नापा जाए वो इनर्शियल मास है। और अगर तुम जैसे कोई फ्री फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट, किसी को तुम छोड़ दो ऊपर से, तब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एफ इक्वल टू एम जी। तो यहां पर मास इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल मास। ठीक है। इनर्शियल मास कैसे नापोगे? इनर्शियल बैलेंस से। इनर्शियल बैलेंस, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूं। तुम एक स्टैंड पर एक बार लटका दो और उसके आगे एक छोटा सा पेन रख दो। इस पेन के ऊपर मास रख करके इसको थोड़ा सा स्लाइडली डिस्टर्ब कर दो, तो ये ऑसिलेशन करेगा। इसके ऑसिलेशन मास के, ऑसिलेशन और मास में रिलेशन होता है, तो इनर्शियल बैलेंस से हम नाप सकते हैं। या केमिस्ट्री लैब में भी एक इनर्शियल बैलेंस होता है, उससे भी हम इसको नाप सकते हैं। ग्रेविटेशनल मास हम स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं। ठीक है। अब जो ये ग्रेविटेशनल मास है, ठीक है, बस ये इतना ही समझ लो बहुत है। अपन आगे चलते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड वाले तो तुमको एक तो वेइंग से जो नापते हैं वो डायरेक्ट जो डेली लाइफ के काम में आते हैं वो मैं से नाप सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े मास हैं, जैसे अगर मेरे को मून, जैसे सन का मास हमको कैलकुलेट करना है, तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड से इसको भी कर सकते हैं। जैसे सन है और अर्थ है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है वो GM1, इसका स्मॉल एम ले लेते हैं, एक मिनट। अर्थ का मास हम स्मॉल एम ले लेते हैं और इसका मास कैपिटल एम है, अर्थ का मास स्मॉल एम है। तो मेरे को ये अगर फाइंड आउट करना है तो मैं FR² अपॉन GM से कैलकुलेट कर लूंगा। इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। और भी इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, लेकिन चूंकि उसके ऊपर बेस ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, तो हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले। तो यहां तक होगी बात ये खत्म। यहां से तुम्हें बस एक बार ब्रीफ कर देता हूं कहाँ किस पार्ट को तुमको थोड़ा ध्यान से समझना, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपना ये फर्स्ट पार्ट, इसमें पैरेलैक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पैरेलैक्स मेथड देख लेना। बस अब तक जो हमने देखा उसमें एक ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरेलैक्स मेथड। और स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स भी है, लेकिन मैं वो चाहता हूं कि तुम्हें उसको लाइव दिखा करके तुम्हें समझा पाऊं। ठीक है, तो हम 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट है, अगले दोनों जो टॉपिक हैं इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी पक्की होती है, इसकी हम बात करेंगे। तो अभी यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अभी बज रहा है हमारे पास 6 o'clock हो रहे हैं, तो वो 6:30 से हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है बात? तो क्लास एंड करूँ, कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हैं, फिर डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं।